students, welcome to Acadexcel. My name is Gurpreet Kaur. I am your chemistry teacher. बच्चे Acadexcel आपके लिए लेकर आ चुका है NCERT डिकोड कोर्स स्पेशली फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो बच्चे इस कोर्स में आपको कंप्लीटली साइंस का सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. कोर्स स्टार्ट डेट हमारी 2 अक्टूबर है और एंड डेट जो है वो 12 नवंबर है. तो इस कोर्स के फीचर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स में बच्चे आपको NCERT लाइन टू लाइन करवाई जाएगी. बोर्ड लेवल में आपके जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको इस कोर्स में बच्चे प्रोवाइड की जाएगी. और आप यहाँ पर हमारे कोर्स का प्लानर जो है वो चेक कर सकते हो. इस प्लानर का लिंक जो है बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो. और आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो, उसके लिए आपको अकेडेक्सल के टेलीग्राम का लिंक भी बच्चे मिल जाएगा. सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और आज हम बात करेंगे कार्बन की, उसके कंपाउंड जो है वो कैसे बनते हैं, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे रिलेटेड एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो लास्ट जो हमारा चैप्टर था वहां पर हमने कुछ कंपाउंड देखे, यहाँ पर भी कुछ नए कंपाउंड देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. कार्बन जो है ये एक ऐसे एलिमेंट है जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. और दोनों फॉर्म जो है हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है. अब कंबाइंड फॉर्म जो है, अब जो कार्बन है इसकी जो कार्बन की जो एलिमेंटल स्टेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट, और दूसरी स्टेट कौन सी है, कंबाइन. मीन्स ये दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, कार्बन मिलेगी. फ्री स्टेट जो है ये बहुत, इसके अमाउंट क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है. मोस्टली जो हमें कार्बन है ये कंबाइन फॉर्म में ही मिलेगी. यहाँ पर देखिए, अब फ्री स्टेट में हमारे पास क्या क्या होगा, कार्बन अगर मिल रही है तो किस फॉर्म में मिलेगी, डायमंड एंड ग्रेफाइट में. बस ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में मिलती है. मोस्टली किस में मिलती है, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी. कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलती है, कार्बन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. सो ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगी, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर. एयर में कार्बन कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है एयर में. देन कार्बोनेट्स लाइक लाइमस्टोन हो गया, मार्बल्स हो गए, देन चॉक हो गया, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. और फोर्थ नंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए. और लास्ट है वुड, कॉटन एंड वुल. सो इन सारी फॉर्म में आपको क्या मिलेगी, कार्बन मिलेगी. मीन्स ये क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स है जिनमें हमें क्या है, कार्बन मिलेगी. अब देखो यहाँ पर आपको टेबल बनाना है और देखना है यहाँ पर क्या थिंग्स मेड ऑफ मेटल, यहाँ पर आपको पूरी क्या है मेंशन करनी है और नोट देखो. अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या देखना है, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस व्हाट, कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ कार्बन कंटेनिंग if a compound containing carbon is burned. So कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा अगर जो कंपाउंड है किसका, कार्बन का, उसको बर्न कर दिया जाए. डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस. इसको कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे, या फिर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. तो यस, हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे, we can test the presence of carbon in a material on the basis of fact that carbon and its compound burn in air to give carbon dioxide. तो it means यहाँ से जब आप कार्बन और या फिर उसके जो कंपाउंड है उसको बर्न करोगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो क्या करती है, जब उसको हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में पास करवाते हैं तो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, टर्न मिल्की. तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि ये इस कंपाउंड में कार्बन जो है वो क्या है, प्रेजेंट है. पास द गैस फॉर्म थ्रू द लाइम वाटर, इफ द लाइम वाटर टर्न मिल्की देन द गिवन मटेरियल कंटेन्स कार्बन.
क्लियर है। तो हमने देखा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, कार्बन फ्री और एलिमेंटल फ्री और किसमें कंबाइंड स्टेट में मिलती है, प्लस कार्बन की प्रेजेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इतना कर लिया, अब बढ़ते हैं आगे। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड। सो आपने जो टेबल में चीजें लिस्ट की है उनमें से आप देखोगे कि दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। आपने जो चीजें मार्क की उसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनमें भी क्या है, कार्बन होती है। अब the amount of carbon present in the earth crust and in form in the atmosphere is quite rare, means बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। the crust of earth has only 0.02% of carbon, और जो आपके पास क्या है, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में क्या है 0.03% कार्बन है। और ये किस फॉर्म में है, अर्थ के जो क्रस्ट है उसमें कैसे है, कार्बन मिनरल्स में है, जैसे कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, इस फॉर्म में कार्बन क्या है, प्रेजेंट है अर्थ के क्रस्ट में। और वहीं पे अगर हम बात करें एटमोस्फेयर में, तो एटमोस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोस्फेयर में 0.03%। अब नेक्स्ट देखो, in spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seem to be immense. In this chapter we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. So यहाँ पर इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसलिए वो क्या है हमारे लिए, क्यों हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख ही चुके हो कि जो लिविंग क्रिएचर्स है उनकी लाइफ भी क्या होती है, कार्बन बेस्ड ही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वो क्यों होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स होगी, एक मिनट, यहाँ पर आप देखो जो कंबाइंड स्टेट है उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स है, डीएनए हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब में क्या होती है, कार्बन ही प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लाइफ है वो क्या है, कार्बन बेस्ड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। द कोवलेंट बॉन्ड मींस कार्बन में जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे उससे पहले आप देखो कार्बन के लिए, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p4। अब कार्बन की टेंडेंसी होगी कि इसको क्या करना है, सबकी टेंडेंसी होती है एलिमेंट की कि उनको अचीव करनी है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। मींस इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैलकुलेट करो। यहाँ पर 2s2 और 2p कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 आएगा, 6 है ना नंबर, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितने हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p2, तो वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है नोबल गैस के जैसे, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, चारों इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, 1s2 ऑन लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये क्या करे 1s2 2s2 और 2p 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, एक मिनट, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर क्या बन जाए 2p6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास ऑप्शन है। अब ना ही तो ये क्या कर सकती है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर सकती है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन जो है इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अब साइज क्या है, स्मॉल है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला मींस आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको एक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लग रहा होगा। तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला,
जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह गए। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है कितना, 6 का चार्ज है, 6 प्रोटॉन्स है, तो इट मींस वो अब उसके लिए क्या है, अब उसको 5 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट उसको करेगा अपनी तरफ। और अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और अब कितने हो गए, अब हो गए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्रोटॉन्स के लिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो चारों पर कितना और भी ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा। साइज अगर कम हुआ तो आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, अभी तो अपने सिर्फ 2 ही निकाले, एक और निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तो टफ हो जाएगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे पास एटम है उसको हमने क्या किया, कार्बन के एटम को यहाँ पर हमने एनर्जी दी, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट जो है वो मोर स्टेबल कहाँ पर होगा, लो एनर्जी में। तो इट मींस यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब गेन करने की बात आती है। अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पर, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, अब आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना स्टार्ट किया। पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक डाला कि चलो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से क्या होगा, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने आगे, 7 आगे, तो सबको अपना फोर्स ऑफ मतलब सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा। पहले हर एक इलेक्ट्रॉन पर मान लो कि अगर 6 है तो 6 पर एक एक लग रहा होगा, तो अब 6 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, तो वो चार्ज सब में इक्वली डिवाइड हो गया। तो अब जो साइज है वो क्या हो जाएगा, साइज जो है वो बढ़ जाएगा। उसके कंपेयर में आपने एक और डाला, आपने जैसे ही एक और डाला, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 ही है, आप इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको इंक्रीज करते जा रहे हो। साइज तो उसका पहले स्मॉल है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन डाला, तो अब क्या होगा वहां पर, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन हुआ तो साइज क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, और आपके पास जो एटम है ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ चुकी है। इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करवाओगे, आपको अगर ऐड करवाना है तो वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है उसको ओवरकम भी तो करना है। चलिए, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन है वो उसको आने नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। So in previous chapter we have studied the properties of ionic compound. तो अभी तक हमने ये नहीं देखा कि ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो वो क्या करेगा, चलिए देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, and conduct electricity in solution or in the molten state. We also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties. Let us now study the properties of some carbon compound. तो अब हम कार्बन कंपाउंड की भी बात कर लेते हैं। हमने इतना तो देख लिया कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम अगर है हमारे पास तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है, और आपके पास क्लोरीन है तो इसके 2, 8 और 7 रहती है। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जो लूज करेगा उसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, क्लोरीन कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने, लूज करने पर ये 2, 8 हो जाएगा, और ये 2, 8 और 8 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है। बट कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है और लूज भी नहीं कर सकता। तो इट मींस यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, चलिए
Most carbon compound are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2 from the data. So यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन कंपाउंड के मेंशन है. So given in table 4.1 on the boiling and melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling point as compared to ionic compound. Or we can conclude that force of attraction between the molecules are not very strong. अब देखो आयनिक कंपाउंड में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या था कि वहां पर आइंस बन रहे हैं, तो उनके बीच में क्या था, फोर्स जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था. बट यहाँ पर तो आइंस बन ही नहीं रहे, यहाँ पर आइंस नहीं बन रहे, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते. क्या है, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो वहां पर आइंस का मूवमेंट होना चाहिए. आइंस किसमें, आयनिक बॉन्ड में आइंस थे, मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही थे. सॉलिड स्टेट में वहां पर भी आइंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते. सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है. उसको ब्रेक करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. और वहीं पर इसीलिए वो क्या होंगे, आइंस में ब्रेक नहीं होंगे इतनी, मतलब उसके आइंस जो है वो कम बन रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके भी गुड कंडक्टर नहीं होंगे. सिर्फ एक्वस और सोल्यूशन, मोल्टन और एक्वस फॉर्म में ही ये क्या होंगे, अपने सोल्यूशन फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड. अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसमें, जो मेरे पास कार्बन के कंपाउंड है उनमें इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई नहीं है. इससे तो यही क्लियर हुआ. नेक्स्ट देखिए, सिंस दिस कंपाउंड लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आइंस. हाँ, ये आइंस नहीं देते, ये आइंस नहीं देते. कौन से, कार्बन के कंपाउंड आइंस नहीं देते, आयनिक कंपाउंड ही आइंस देंगे. और कौन से कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये हमने आयनिक कंपाउंड में देखा था, वहां पर जाकर देख लेना. चलिए, तो यहाँ पर ये टेबल है जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है. इन क्लास 9 वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट. सो क्लास 9 में आपने कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है पढ़ा होगा क्लास 9 में. अब देखो, ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में भी लिखी थी, क्या थी, 1s2 2s2 और 2p6. अरे 2p2 6 तो इसका एटॉमिक नंबर है. ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. what would be the distribution of electron in various shell of carbon. अब देखो, कार्बन के शेल देख लो, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा शेल होगा, k शेल होगा. अगर n की वैल्यू 2 है तो कौन सा शेल होगा, l शेल होगा. n की वैल्यू 3 है तो कितना शेल होगा, m होगा. बट यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 तक ही है. तो आप देखो k में कितने होंगे, और अरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर कितने हैं, 2 यहाँ पर है और ये 2, मतलब कितने टोटल L में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स L में है. अब इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 4 और, सो दैट यहाँ पर ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. चलिए, we note that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. So रिएक्टिविटी किससे हम डिफाइन करते हैं, जिनका जो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो क्या करेंगे, जैसे क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा. अब यहाँ पर क्या है, दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. सो आयनिक बॉन्ड में तो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं. जैसे सोडियम ने क्या किया था, लूज किया था, और क्लोरीन ने क्या किया था, गेन किया था. फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल से ही करेंगे, ये भी ध्यान रखना. In case of carbon, it has 4 electron in its outermost shell and need to gain or lose 4 electron to attain the noble gas configuration. So जैसे हमने ये यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया था,
सारी वही चीजें हैं कि इसके पास कितने 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकती है, 4 गेन कर सकती है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन और लूज क्यों नहीं कर सकती। क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको ये क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अकेडेक्सल का जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, वहां से पूछ सकता है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। चलिए सो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कार्बन 4 माइनस अनाइन। सो अगर इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, C4 माइनस हो जाएगा। But it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on a 10 electrons. अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो 6 प्रोटॉन है उसको होल्ड करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए तो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। उसके नेक्स्ट देखो, it could lose 4 electron forming 4 plus cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with a 6 proton in its nucleus holding on just 2 electrons. So ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आगे अपनी आगे क्लासेस में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजें इसके लिए भी आप देखोगे। बट अभी के लिए इतना देखो कि इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि साइज कम है। इतना समझो कि जिसका साइज जो है कम है वहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, दूर चला जाएगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि साइज बढ़ गया, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, एन की वैल्यू बढ़ गई, साइज जो है वो बढ़ गया, इसीलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो कार्बन ने क्या किया, अब ना ही कार्बन क्या कर पा रहा है, शेयर कर पा रहा है, कार्बन के पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। अब ना ही ये क्या लूज कर रहे हैं, ना ही गेन कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने किसी दूसरे एटम के साथ क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। मान लो H के साथ कर लिया, एक H यहां से आ गया, एक H यहां से आ गया, 4 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसके पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड जो है ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोवलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, जो कैसे बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। तो 2 एटम्स के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअली शेयर हो रहा है। अब देखो, अब आप कैलकुलेट करो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। सो कितने हैं, 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, देन ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपके पास, ये 4 हो गया, अब ये कितना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। इट मीन्स अब जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है किसके, कार्बन के, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हैं, 8 हो चुके हैं। तो इट मीन्स CH4 जो है ये कैसा एक मॉलिक्यूल बन चुका है। तो यहाँ पर क्या है, ये कैसा होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पर इसका डुप्लेट कंप्लीट है और यहाँ पर जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन जो है ये अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Not just carbon but many other elements form molecules by sharing electron in this manner. तो सिर्फ कार्बन नहीं है, ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग करते हैं और क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने
ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ the atom and lead to both atom attaining a noble gas configuration before going on to compound of carbon. Okay, so यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो एटम्स है दोनों दोनों क्या करते हैं, अपने आउटरमोस्ट जो शेल है उसके ही इलेक्ट्रॉन जो है उसको बॉन्डिंग में डालेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है, तो यहाँ पर ये इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है यही क्या होंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब हाइड्रोजन जो है इसमें तो 1s1 ही है, तो यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। मींस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के लिए। और वो क्या करेंगे, जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, अटेन कर लेंगे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। अब बिफोर गोइंग to the compound of carbon, let's look at some simple molecule formed by sharing of valential electrons. तो कार्बन के कंपाउंड देखने से पहले, जो हमने ऑलरेडी एक तो देख लिया है CH4, बट ठीक है उससे पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में है। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो मेरे पास है H2, तो ये कैसे बना है, H2 में आप देखो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 रहेगी। मींस इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है, कौन सी नोबल गैस, हीलियम जैसा ऑक्टेट जो है डुप्लेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो इन दोनों में ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। अब जो बॉन्ड है ना उसको, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने शेयर किया अपना बॉन्ड में, तो बॉन्ड को हम ये सिंगल लाइन से डोनेट करते हैं। सिंगल लाइन, सिंगल लाइन क्या है, बॉन्ड है। चलिए, सो यहाँ पर एक ही सिंगल लाइन है, इट मींस इसमें क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्या है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। चलिए नेक्स्ट, हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k शेल। सो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, तो शेल कौन सा होगा, शेल नंबर होगा k। ठीक है, ये हमने कहाँ पर देखा था, क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में देखोगे, तो उससे पहले आप ये इतना देख लो कि हमारे पास क्या है, n की वैल्यू अगर कितनी है, 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो k l m n एंड सो ऑन यहाँ पर आपके पास क्या होते जाएंगे, शेल जो है वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिस अलो ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। सो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम है। तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है, जिसके पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन था, दोनों क्या हुए, पास आए, तो दोनों ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन जो था उसको शेयरिंग में डाला, और आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया H2। H2 मॉलिक्यूल आपके पास बन गया। ये जो है बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट, इसके डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो इस तरह से आपके पास बनेंगे, यहाँ पर क्रॉस है, आप डॉट भी लगा दोगे। अब नेक्स्ट है, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये डॉट और जो क्रॉस है ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, the shared pair of electron is said to constitute a single covalent bond between two hydrogen atoms. A single covalent bond is also represented by a line between two atoms. So मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से भी डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। सो अब हम बात करेंगे क्लोरीन के लिए। सो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2, 2s2, 2 पे 6 और 3s2, 3 पे कितना होगा, 5 होगा। तो यहां से हम देख लेंगे कि इसका जो n इज इक्वल टू 1 है, मीन्स के शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। m में कितने हैं, यहाँ पर 17 है ना, हाँ, यहाँ पर कितने हैं, 7 है। तो देखो आपको अगर इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए।
एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। बट इसका यहाँ पर हम जो फॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, Cl2 है। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि क्लोरीन के पास एक क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। ये डॉट जो मैंने बनाया है ये क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा ही एक और क्लोरीन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अब कंप्लीटली ट्रांसफर तो ये नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा ना देगा, क्लोरीन क्यों देगा, उसको तो एक चाहिए। तो ये दोनों, जब इन दोनों के बीच में कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है बन रहा है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है कोवलेंट बॉन्डिंग। इट मीन्स यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। सो वैलेंस शेल तो कितने हैं, 7 है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 है। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 होंगे यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिंगल बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनने पर ही, मीन्स शेयर करने पर ही आपके पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो सारे जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है सबको मेंशन करना है, ठीक है, सिर्फ 1 नहीं बनाएंगे, सभी बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने 7 जो है यहाँ पर बना दिए। नेक्स्ट, क्लोरीन फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ, आप देखो यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल बना, क्लोरीन के कितने नंबर है, 2 है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन के है 2। इट मीन्स ये कैसा है, डायटोमिक है। अगर 3 होते तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखते। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। चलिए, सो हमने डॉट स्ट्रक्चर जो है इसके बना दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखो, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 और 2p4। तो आप देखो, इसका जो K शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो L शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बट मॉलिक्यूल किसमें जो फॉर्म हो रहा है वो O2 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। और 6 को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन लिखा, यहाँ पर आपको 6 डॉट जो है वो बनाने हैं। ऐसे ही एक दूसरा ऑक्सीजन है जिसके 6 है। अब आप चेक करो कि ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी शेयरिंग होगी। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, जैसे इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो दोनों ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल था उसमें कितने हो गए, 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, तो एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 2 आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया एल में कितने हैं, 6 है। The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electron to complete its octet. So ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, so each atom of oxygen share 2 electron with each atom of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3. So आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट, इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकती है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगी और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक एलिमेंट की क्या रहेगी, इच्छा क्या रहेगी कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। चलिए, द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव्स द राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं। Can you now depict a molecule of water showing the nature of bonding between 1 oxygen atom and 2 hydrogen atom?
अब हमें क्या करना है, अब वाटर वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है वो देखो। एक मिनट, यहाँ से एक स्लाइड ले लेते हैं। सो वाटर जो है, वहां वाटर H2O2 रहता है, क्या रहेगा, H2 और O2। तो वहां पर क्या होगा, ठीक है। सो वाटर के केस में आप बताओ, H2O मॉलिक्यूल रहता है वाटर का, जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। तो उनके बीच में हम बॉन्डिंग जो है वो कैसे देखेंगे, देखो वाटर है, H2O है, अब ऑक्सीजन, सबसे पहले तो आप देखो, आपको ऑक्सीजन लिखना है, उसके बाद आप ऑक्सीजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स लिखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। दो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस हाइड्रोजन को अपना क्या करना है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। डुप्लेट के लिए ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बना, इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसका भी डुप्लेट सॉरी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड बनाने के बाद 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, किसके, ऑक्सीजन के। और जो आपके पास हाइड्रोजन है इसके हो चुके हैं 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए, तो आप देखो यहाँ पर इसका ऑक्टेट और इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वाटर में किस तरह, इस तरह से हमारे पास जो है वो सॉरी डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी। चलिए, सो नेक्स्ट देखिए, डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही था, डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में आप देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होगा। इट मींस यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एल शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एल शेल में अगर इसको क्या करना है, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इट मींस हमें जो मॉलिक्यूल फॉर्म करना है वो कौन सा है, N2। तो सबसे पहले आप इसकी लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर आप देखो कि कैसे बनेगा। नाइट्रोजन है, कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो इट मींस इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हो गए। अब इसमें आप बनाओ, ये 5 मैंने बना दिए, यहाँ पर भी 5 बनेंगे। अब नाइट्रोजन को कितने, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे। कितना, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। लाइंस हमें बता रही है कि कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखते हैं, nitrogen is the atomic number 7. What would be the its electronic configuration and its combining capacity? So 3 बॉन्ड बनाएगी तो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप चेक करो यहाँ पर, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो बॉन्ड बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो यहाँ पर इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए, शेयर किए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। In order to attain octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute 3 electron, giving us to rise 3 shared pair of electrons. This is said to be a constitute of a triple bond between the two atoms. The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted in figure 4.4. So यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास फिगर जो है वो बनी है और लास्ट स्लाइड पे हमने भी ड्रॉ कर ली है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। A molecule of ammonia has the formula NH3. So यहाँ पर कितना है, NH3 फॉर्मूला है। Can you draw its electronic dot structure for this molecule, showing how all 4 atoms achieve noble gas configuration? Will the molecule having single, double और triple bond? So हमें बताना है कि कितने बॉन्ड जो है यहाँ पर बन रहे हैं। देखो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी हो, ये तो किसकी है, नाइट्रोजन की है। अमोनिया की देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, नाइट्रोजन के वैलेंशियल लगा दो, कितने हैं, 1 2 3
4 एंड 5, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को क्या करना है? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ से सिंगल, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाएगी, तो आप देखो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। ये क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये। तो आप देखो यहाँ पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। सो नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टेक अ लुक ऑफ मीथेन। सो मीथेन का तो हमने फर्स्ट में देख लिया था, which is a compound of carbon. Methane is widely used as a fuel and its major component of biogas and compressed natural gas. It is also one of the simplest compound formed by carbon. So methane बहुत ही simple कंपाउंड है, इसका रोल भी काफी है, फ्यूल वगैरह में यूज हो रहा है, सीएनजी गैस में। और मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4। तो CH4 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। हाइड्रोजन एज यू नो हैज वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। सो उसके पास 4 है, किसके पास? कार्बन के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, in order to achieve noble gas configuration, carbon share these electrons with 4 atom of hydrogen as shown in figure। तो आप देखो यहाँ से कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या बन जाएगा? CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। चलिए अब इसका नाम मीथेन क्यों है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम such bond which are formed by sharing of an electron pair। तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 atoms are known as a covalent bond। Covalent bonded molecules are seen to have a strong bond within the molecule, but intermolecular force are weak। So जैसे आपके पास क्या बना? मॉलिक्यूल बना किसका? CH4 का। CH4 का आपके पास मॉलिक्यूल बना कुछ ऐसे। तो ऐसे एक और भी मॉलिक्यूल होगा। अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन और कार्बन है, इनके बीच में बॉन्ड जो है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन एक ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कैसी होती है? वो होती है वीक। ठीक है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनमें प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है? वीक होती है। इनका नेचर कैसा होता है? वीक होता है ये। चलिए तो आगे देखते हैं। Since the electrons are shared between atoms and no charge particle are formed, तो इसमें देखो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जो मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड है वहां पर आइंस का फॉर्मेशन नहीं होता, तो आइंस फॉर्म नहीं हो रहे, तो इस वजह से इनका क्या होगा? लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो रहेगा। और ओके सो यहाँ पर क्या है? नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, सच कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसीलिए ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है वो कितने होते हैं? 3 एलोट्रॉप्स है। कौन कौन से? एलिमेंटल कार्बन अकर इन डिफरेंट form in nature with widely varying physical properties. Both diamond and graphites are formed by carbon atoms। so free form में जो हमें कार्बन मिलती है किस फॉर्म में मिलती है? वो डायमंड में और किस में? ग्रेफाइट में।
both diamond and graphite are formed by carbon atom. The difference lies in the manner in which carbon atom bonded to one another. So यहाँ पर जो डायमंड और ग्रेफाइट मिल रहे हैं दोनों कार्बन से बन रहे हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है कि कार्बन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कितने एटम के कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और कैसे बना रहा है, उसके बेस पर ये क्या करते हैं, डिफर करते हैं. In diamond, each carbon atom is bonded to a 4 other carbon atom, forming a rigid 3-dimensional structure. So यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक कार्बन एटम है, तो ये अदर 4 कार्बन एटम के साथ क्या है, अटैच है, और ये क्या करता है, एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. और वहीं पे अगर मैं देखूं किसमें, ग्रेफाइट में, in graphite each carbon atom is bonded to a 3 other carbon atom in a simple plane giving a hexagonal array. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक यहाँ पर कार्बन का एटम है, तो ये क्या कर रहा है, अदर 3 मेरे पास जो कार्बन है उनके साथ अटैच है और क्या कर रहा है, हेक्सागोनल प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है. तो यहाँ पर ये एक प्लेन बना, ऐसे ये एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, इसके नीचे क्या होगी, दूसरी लेयर होगी. तो ये लेयर बाय लेयर जो है ग्रेफाइट में क्या होगी, कार्बन अरेंज होगी. Graphite in graphite each carbon atom is bonded to a 3 carbon atom in same plane giving a hexagonal array. One of these bond is a double bond. अब 3 किसके साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो कार्बन है वो क्या है, टेट्रावेलेंट है, मींस वो 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही. तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तभी उसकी जो टेट्रावेलेंसी है वो क्या हो पाएगी, सेटिस्फाई हो पाएगी. ओके, सो double bond, and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by hexagonal array being placed in a layer one over other. चलिए, सो ये हमने देख लिया कि लेयर बाय लेयर इसका फॉर्मेशन होता है. डायमंड जो है कहाँ पर है, ज्वेलरी वगैरह बनती है. ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल जो रहती है उसका जो निब होता है, पेंसिल में क्या होता है, यूज होता है. ये मेरे पास क्या है, C60 जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कैसा, फुटबॉल जैसी आपको दिख रही होगी. और यहाँ पर जो कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड जो है वो बन रहा है. आगे नेक्स्ट मूव करते हैं. These two different structures result in diamond and graphite having a very different physical properties even though their chemical properties are same. इनके chemical properties same है, लेकिन physical properties क्या होगी, different होगी. कैसे, जैसे graphite जो है वहां पर layer by layer arrangement है, बट डायमंड जो है वहां पर 3D स्ट्रक्चर है. हर जो मेरे पास एक कार्बन है वो अदर 4 कार्बन के साथ क्या है, अटैच है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा. Diamond is the hardest substance known while graphite is a smooth and slippery. Diamond hard है और अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की, वो स्लिपरी और स्मूथ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं पर ही डिफरेंस होगी. डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है. देन ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडी इन चैप्टर. सो हमने मेटल और नॉन मेटल में देखा था कि जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट एक एक्सेप्शन थी, वो कौन सी थी, ग्रेफाइट. Diamonds can be synthesized by the subjecting pure carbon to a very high pressure and temperature. So ये एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, जहां पर डायमंड जो है वो सिंथेसाइज किया जा सकता है. These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural डायमंड. सो जब सिंथेटिक मतलब एक हमने सिंथेटिक डायमंड बनाया तो वो सेम ओरिजिनल डायमंड जैसा ही लगता है, उसमें कोई इतना खास डिफरेंस जो है वो नहीं मिलता. नेक्स्ट, फ्लोरीन फ्रॉम द अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स. तो इसमें मैंने आपको बता दिया, इसको C60 से हम लिखते हैं और 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा. सो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं क्वेश्चन. सो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what would be electronic dot structure of carbon dioxide. so carbon dioxide CO2 है, तो कार्बन आपने लिखा, 4 यहाँ पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आपने लिखे डॉट स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6, तो 6 हमने मार्क कर दिए. ऐसे इधर एक ऑक्सीजन आ जाएगी जिसके पास 6 है, तो ये कार्बन जो है ये क्या करेगा,
यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों? कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा अगर अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। अब चेक करो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है? कंप्लीट है। अब कार्बन का भी चेक कर लेते हैं। सो कार्बन का देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो कार्बन का भी ऑक्टेट जो है वो क्या है? कंप्लीट है। सो क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे मूव करते हैं। व्हाट वुड बी the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms. So 8 carbon से carbon means sulfur means S8 होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी? क्राउन टाइप की स्ट्रक्चर बनती है किसकी? सल्फर की। So 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मेरे पास किसका होगा? S8 जो सल्फर का मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जो है वो क्यों बन रहे हैं। वर्सेटाइल नेचर देखेंगे इसका। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड। मीथेन सिंपल कार्बन कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर हमने देख ली। In beginning of the chapter, we saw how many things we use contain carbon. In fact, ourself also made with carbon. So धरती पर जो लाइफ है वो क्या है? कार्बन बेस्ड ही है। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब किससे बने हुए हैं? कार्बन ही से ही बने हुए हैं, कार्बन के ही कंपाउंड है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियन। तो जितने का फॉर्मूला पता है वो कितने? बहुत ज्यादा मिलियंस में है। दिस आउट नंबर बाय अ large margin of compound formed by all other elements put together. Why it is that? तो ऐसा क्यों है? इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है जिस वजह से ऐसा ये बना रहा है? So the nature of covalent bond enable carbon to form large number of compound. The two factor noticed in case of carbon are. So यहाँ पर दो फैक्टर कौन से हैं जो नोटिस हो रही है कि इस वजह से ये इतना कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन कर रहा है? कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म bond with other atom of carbon giving rise to a large number of molecule. कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ भी क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. दिस कंपाउंड may have long chain of carbon, branch chain of carbon और even carbon atom arranged in ring. तो यहाँ पर लॉन्ग चेन ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पर साइकिल भी बन सकता है जिसमें जो कार्बन है वो अरेंज होंगी। यहाँ पर रिंग का भी फॉर्मेशन होता है। सो बहुत सारे क्या है? कंपाउंड है कार्बन के। सो नेक्स्ट देखें। इन एडिशन कार्बन एटम मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो इस वजह से ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बनाती है। Okay, compound of carbon which linked by only single bond between the carbon atom are called saturated compound. So ऐसे जैसे यहाँ पर आप देखो कार्बन में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ये कैसे है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। नो अदर एलिमेंट एक्सहिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंड सीन इन कार्बन। सो कोई भी और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है जैसे कार्बन में हो रही है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 or 8 एटम, बट these compound are very reactive or the carbon-carbon bond is very strong and hence stable. This gives us large number of compound with many carbon atom links to
ईच अदर। तो बच्चे में यहाँ पर बात सिंपल सी इतनी है कि कार्बन जो है वो अपने कार्बन जो दूसरे कार्बन है उसके साथ भी क्या कर लेती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं, कि अदर कार्बन के साथ भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में उसके क्या मिल रहे हैं, कंपाउंड मिल रहे हैं। जैसे हमने अभी एक देखा, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो फुलफिल है, आप देखो। अब सिंगल सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल है, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और जो आपके पास क्या है, अगर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है कहीं पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये मेरे पास कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो वो अनसैचुरेटेड होगा। ओके, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, it is capable of forming bonding for other atom of carbon or other atom of monovalent एलिमेंट। सो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और दूसरे जिनकी वैलेंसी क्या है, एक वैलेंसी है, सिंगल वैलेंसी है, उनके साथ भी क्या कर सकता है, मोनोवेलेंट मीन्स एक, उनके साथ भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स, गिविंग राइज टू कंपाउंड which with specific properties which depend on the element other than the carbon present in the molecule. Next, so यहाँ पर again the bond that carbon form with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. So वही बात है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रही है दूसरे एलिमेंट के साथ। कौन कौन से, आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन हो गया, इनके साथ बॉन्ड बना के बहुत लार्ज नंबर में कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कंपाउंड भी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड बनेंगे और स्टेबल बॉन्ड बनेंगे। exceptionally stable. One reason for formation of strong bond by carbon is its small size. So एक रीजन ये भी है कि कार्बन जो है उसका साइज जो है वो कैसा है, वो स्मॉल है। इसीलिए न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, जब बॉन्ड दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो कर रहा होगा, तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होगा। This enable the nucleus to hold on the shared pair of electrons strongly. The bond formed by carbon having bigger atom are much weaker. So अगर कार्बन का किसी बड़ा, जिसका जो एटम का साइज क्या है, बड़ा है, उस एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बन रहा है, तो वो बॉन्ड जो बन रहा है और जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल होगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा, उसमें स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होगी। चलिए, सो यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, कौन सी, सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बच्चे आपको क्या देखना है, सैचुरेटेड में हमारे पास आएंगे एल्केन, कार्बन के कंपाउंड है जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्केन। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या आएगा, अनसैचुरेटेड में मेरे पास होंगे एल्कीन। इसकी टेंशन मत लो, हम लेक्चर नंबर 2 में भी इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, अभी ओवरव्यू है। सो अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड है तो इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। इनका जनरल फॉर्मूला देख लो, ये रहेगा जनरल फॉर्मूला, और इसका ये जनरल फॉर्मूला रहेगा। जनरल फॉर्मूला मींस आप देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, CH4 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट की तो क्या आ जाएगा, C2H, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट अल्कीन में आप देखो, C में आपने 2 पुट किया तो H कितना आ गया, 4 आ गया। उसके नेक्स्ट यहाँ पर आपने 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, H2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इन फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, ठीक है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी आने वाला है। चलिए, इसमें सब में आप देखो एक और चीज नोट कर लो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, ये देखो 1 2 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे,
तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल वाले तो ही हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट कार्बन, कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंबाइनिंग ऑफ द एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटिनेशन। अब देखो कैटिनेशन की डेफिनेशन आपको आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव में था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि कैटिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और कंपाउंड भी मेंशन कर देना कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो बनते हैं, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं, और उनके लिए भी ब्रीफ आपको करना है। शॉर्ट टाइप के आंसर में ये चीजें मेंशन आपको जरूर करनी है। आगे देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है उसके लिए आपको क्या पता है कि फॉर्मूला या तो ये होगा या फिर CnH2n-2 होगा, मीन्स डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से होगा। आप यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो पुट करो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आपको करना है, आपको बताना है कि होमवर्क क्वेश्चन लिख लो इसको, आपको बताना है कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो कौन सा है। चलिए, द पेयर ऑफ एलिमेंट विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन, सो सिलिकॉन और कार्बन जो है वो शो करते हैं। ज्यादा नंबर कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के ही है। अ हाइड्रोकार्बन गिविंग वन डबल बॉन्ड has 100 carbon atom in its molecule. The number of hydrogen atom कितने होंगे, सो डबल बॉन्ड है, इट मींस एल्कीन है। डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल HCN2n। तो अगर 100 है इनकी वैल्यू, तो H जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, the hydrocarbon which have alternate single and double bond arranged in form of a ring। आप देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हमने स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें ये डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन, जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड जो है वो बनता है और रिंग का फॉर्मेशन होता है। आगे, द पेंसिल लेड आर मेड ऑफ मेनली, सो पेंसिल किसका होता है, ग्रेफाइट का, यहाँ पर इसका लेड जो है वो बनता है। नेक्स्ट, नेम द, सो यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट हुज वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म इज, ओके, सो ये रिपीट है, सो यहाँ पर क्या होगा, 360 रहता है तो कार्बन रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म बाय कार्बन, सो इट्स कोवलेंट बॉन्ड जो कार्बन फॉर्म करती है। उसके नेक्स्ट, नेम द 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, सो एलोट्रोपिक फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दो, कौन कौन सी है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। आगे, गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस, सो जनरल फॉर्मूला आपको इसका मेंशन करना है और एक दो कंपाउंड भी आपको यहाँ पर लिख देने हैं। देन क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, सो यहाँ पर ये फॉर्मूले के बेस पे आपको n की वैल्यू पुट करके देखनी है। सो ये मेरे पास क्या होगा, एल्केन होगा, यहाँ पर ही लिख लेते हैं ना, CnH2n+2, ये CnH2n हो जाएगा और इसके लिए CnH2n-2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या फिर अकेडेक्सल के टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। सो चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है उसको डिटेल में देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, प्लस उनकी नेमिंग जो है वो कैसे करनी है। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।